वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है क्योंकि आप लोग 10th के बाद जब आप 11th में पढ़ने जा रहे हैं तो बिजनेस स्टडीज आपके लिए नया है। तो सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझे, और जहां भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें क्योंकि आपके लिए नया है। क्योंकि इससे पहले आप बिल्कुल अलग तरीके के दुनिया में थे, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपने चुना कॉमर्स और कॉमर्स से यहाँ पे आ जा रहा है बात बिजनेस स्टडीज की, मतलब ये हुआ कि बिजनेस का कंसर्न यहाँ पर है कि बिजनेस को किस तरीके से चलाया जाता है, कैसे संभाला जाता है, ठीक है ना। मतलब हर एक तरीका से ईच एंड एवरीथिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर में अगर बात करें नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और आखिर देखते हैं आखिर इस चैप्टर में किस किस टॉपिक पे ज्यादा बात कहा जा रहा है। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे है इकोनॉमिक, जो कि आप लोगों को पढ़ना भी है। इकोनॉमिक्स की अगर बातें करें तो बोला जा रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज से हम लोग पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप 10th क्लास में जरूर सुने होंगे जी, ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ये हुआ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन कैसे, तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग उसको कह सकते हैं बच्चों जिससे अगर हम लोग कुछ भी अर्न करते हैं, समथिंग अर्निंग। जहां पे अगर अर्निंग की बात आता है तो आप उसको क्या कह सकते हो, वो हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जहां पे अगर अर्निंग अगर नहीं है, ठीक है ना, जहां पे अगर कोई अर्निंग की बातें अगर नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई भी अगर प्रोडक्ट घर में अगर बना लेते हो, ठीक है ना, घर में बनाओ या कहीं से लाओ, लेकिन घर की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कुछ खाने पीने वाली चीजें हैं उसको आप घर में बना लेते हो और खुद का सेल्फ कंजम्पशन अगर कर लेते हो तो वहां पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगा। लेकिन वही अगर आप जो घर में बनाए हो वो खुद के यूज के लिए नहीं, उसको अगर बाहर में जाकर अगर बेच दिया और उससे आप कुछ इनकम जनरेट कर लिया, अर्न कर लिया, तो वो माना जाएगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके के हम लोग को बात को समझना है। आखिर बोला गया है जो ऑल ह्यूमंस बीइंग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। बात तो सही है, जितने भी लोग यहाँ पे होंगे सबको अलग अलग प्रकार के नीड्स होते हैं, आवश्यकता होती है। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज नीड्स दे हैव टू परफॉर्म सम और द अदर एक्टिविटीज। सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब यही हुआ, जो ह्यूमंस बीइंग जो है वो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे बेस होते हैं और कुछ अगर देखा जाए तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे बेस होता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सबसे पहली बात समझना पड़ेगा ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो क्या है। तो दोज एक्टिविटीज हुज ऑब्जेक्टिव इज अर्न मनी। मैं यहाँ पे इसी पे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। जो सबसे ज्यादा अगर बोला गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब ये जहाँ पे अर्निंग की बात कहा जाएगा बच्चों, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जहां पे अर्निंग होते हुए अगर क्रिएट कर लेते हैं वेल्थ, धन दौलत अगर बना लेते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। वही अगर बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो बोला गया दोज एक्टिविटीज हुज एम इज नॉट टू बी अर्न मनी। मतलब इसका एम अर्निंग मनी नहीं होता है, बस इस तरीके से सिंपैथी, लव, इमोशंस, है ना, साइकोलॉजिकल, सोशल सेटिस्फैक्शन, खुद का सेटिस्फैक्शन, उसके लिए जो बात होता है उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जो पीपल वर्क इन द फैक्ट्री और कुकिंग फूड इन द रेस्टोरेंट, टीचर्स बोला गया टीचिंग इन स्कूल्स, ये सब क्या है, ये सब भैया अर्निंग करता है कि नहीं करता है। लेकिन घर में अगर बात करें, जो हाउस वाइफ हैं या कोई भी ऐसे लोग हैं जो घर में काम करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होता, कोई इनकम नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, तो मान लेना वो किस में चला जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बात समझ में आ गया। अब इसी बात को आगे हम लोग को यहाँ पे देखना है, जो क्या क्या और बातें बोला गया है। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए बच्चों। बिजनेस का कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द परचेज प्रोडक्शंस, जहां पे अगर परचेज किया जाए, ठीक है ना, परचेज प्रोडक्शंस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस का मतलब तो यही है भैया, हम कहीं से जो है ना सामान को खरीदेंगे और कहीं पे जाकर बेच देंगे और उसके बीच में जो हमको प्रॉफिट जनरेट होगा, यही तो बिजनेस होता
है कि नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग को बिजनेस के बारे में समझना पड़ेगा। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग उसी को कह सकते हैं जहां पे परचेज करें, सेल करें, और परचेज और सेल के समय जो बीच में अगर जो हम लोग प्रॉफिट जो जनरेट कर लेते हैं वही कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस, ठीक है ना। तो इसमें बिजनेस कैसे शुरू हो सकता है, बिजनेस आपको कैसे जनरेट हो सकता है। तो बिजनेस तभी आप जनरेट कर पाओगे बच्चों जब अगर इंसान के, मानव के, ह्यूमन बींग्स के अगर नीड्स को, सोसाइटी के अगर आवश्यकता को फुलफिल कर दो, है कि नहीं। बिजनेस वहीं पे स्टार्ट हो सकता है, वहीं पे बन सकता है जहां पे सोसाइटी को, पब्लिक को जरूरत है। अब उसके प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर दो तो आपका बिजनेस बन जाएगा, है कि नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं बिजनेस मेरा नहीं चल रहा है, तो लोग क्या कहते हैं ना, जो ट्रेडिशनल चल चुका है उसी को रिपीट करते हैं। आप अगर कुछ नया अगर करते हो, ठीक है ना, जहां पे अगर आप सोसाइटी में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, पब्लिक में प्रॉब्लम है, और उसकी प्रॉब्लम को अगर आप जड़ तक पहुंच के उसको सॉल्व कर देते हैं तो वो आपके लिए बिजनेस बन सकता है। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे यही बातें हैं। आगे बोला कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, क्या विशेषता होता है। देखो, बिजनेस एक प्रकार के, हमेशा ध्यान रखना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, यस या नो। एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस इन कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक activity because it is undertaken with the objectives of earning money. It means बिजनेस का जो सबसे मेन अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं, वो आता है अर्निंग मनी। बिजनेस मतलब पैसा कमाना, नो इमोशंस। हमेशा ध्यान, मकसद क्या रहना चाहिए, पैसा कमाने, मतलब मनी को अर्न करने, अर्निंग मनी के हिसाब से, ठीक है। सेकेंड थिंग्स, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हमको जो है ना सर्विस देना होता है, सामान को बनाने होते हैं, है कि ना। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोडक्शंस और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। सर्विसेज इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में जो 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स की बातें बताया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी में तो एग्रीकल्चर सब आ जाते हैं, सेकेंडरी अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग आ जाते हैं, और टर्शियरी में अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर आ जाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप बिजनेस की अगर बातें कर रहे हो बच्चा, तो प्रोडक्शंस तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग में चलेगा, ठीक है ना। प्रोक्योरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से, तो सर्विसेज इंक्लूड्स किसमें, सर्विस आप किसको किसको बोल सकते हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन को बोलो, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो गुड्स में भी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, ये तो गुड्स का मतलब होता है ना जो उपयोग करेगा, उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स, है ना। अब ये पेन, मार्कर, ये सब जो होता है ये सब प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इसको कंज्यूमेबल हम लोग बोल सकते हैं। तो बाकी बात सर्विस तो आपको पता चल चुका है, सर्विस में कौन कौन चीजें आ सकता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बातें करें, है ना, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम की बात करें, कम्युनिकेशन की बातें करें, एडवोकेट की बात करें, टीचर्स की बात करें, डॉक्टर्स की बातें करें, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर है ना। चलो, अब तीसरा जो बिजनेस का कंसर्न है बच्चा, बोला कि सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर्स एंड बायर्स, है ना। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट द रेगुलर बेसिस पे। तो जो बिजनेस अगर बातें चलता है, तो बिजनेस में हमेशा जो डील होता है, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का एक रेगुलर बेसिस पे होता है। तो देयर शुड बी रेगुलेटरी ऑफ डीलिंग ऑफ एक्सचेंज या गुड्स या सर्विसेज ऑन सिंगल ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल या परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। मतलब ये नहीं जो एक बार बेच दिए, एक बार खरीद लिए, बिजनेस हो गया, नहीं, ये रेगुलरिटी बनाए हुए रहना पड़ता है बिजनेस को चलाने के लिए, है कि नहीं। सामान मार्केट से खरीद के लाए, फिर इसको हमने पब्लिक में बेचा, तो ये रेगुलर होना चाहिए, तभी तो आपका बिजनेस चल सकता है, तभी तो आपका अर्निंग हो सकता है कि नहीं है। प्रॉफिट अर्निंग, तो बिजनेस का सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। सो द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। सो बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। बात तो सही है, बिना प्रॉफिट का कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। अगर लंबा सफर तय करना है तो आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना ही पड़ेगा, और बिजनेस में कम से कम आपको 3-4 साल आपको पहले स्टेज पे देना पड़ता है, ताकि बिजनेस को सही तरीके से सेटअप होने में ही टाइम लगता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बिजनेस शुरू करते हैं और 2 से 3 महीना 6 महीना लगता है और बोलते हैं बिजनेस नहीं चल रहा है। नहीं, उसमें आप लगे रहो, अपना 100% देते रहो, ठीक है ना। कंटिन्यूसली अगर कहा जाए तो उसमें हार्डवर्क करते जाओ, मेहनत करते जाओ, आपको जो है ना सक्सेस जरूर मिलेगा। मतलब यही है, आपको प्रॉफिट अगर कमाने हैं, बिजनेस अगर चलाने हैं, तो कंटिन्यूसली इसको रन करना ही पड़ेगा।
अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बात तो सही है, बिजनेस में कोई चीज फिक्स नहीं होता है, जो हमको जो है ना प्रॉफिट होबे करेगा, अनसर्टेन है, रिस्क है कि नहीं? सो एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट, बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न मे बी वेरी, ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज। कभी कम कमाना, कभी मतलब अर्निंग, बात समझ आ रहा है? हम थोड़ा सा अपने भाषा में समझा रहे हैं। कभी कम जो है ना अर्निंग होता है, कभी बहुत ज्यादा अर्निंग होता है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। यही तो बिजनेस का नेचर में चला जाता है, मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये तो बात आपको समझ में आ चुका है, जो ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क बिकॉज फ्यूचर इज uncertain and business has no control over several factors like strikes, fire, theft and a change in consumer taste। ये सब होने की वजह से बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, फेलियर होंगे, ठीक है, कभी सक्सेस भी होंगे, कभी फेल भी होंगे, कभी लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट भी होगा, मतलब बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में जो लोग आते हैं वो सही तरीके से कभी भी नींद से, अच्छे नींद से नहीं सोते हैं, ऐसा कहना है। अच्छे नींद से अगर सो गए तो बिजनेस चौपट हो सकता है, इसीलिए वो हमेशा अपना दिमाग जो है ना लगाते हुए रहते हैं। अब बोला यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे देखो बच्चा, तीन बातें हैं। एक तो बोला गया बिजनेस, अगर आप मान लो अभी पढ़ रहे हो 11th क्लास, आगे चल के 12th क्लास पढ़ोगे और आपने चुना है कॉमर्स, तो आप क्या करने वाले हो? आप बिजनेस में जाने वाले हो, या आप बोलेंगे हम प्रोफेशंस में जाएंगे, या कुछ नौकरी मिल गया उस तरीके से काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अभी तीनों चीजें आपको यहां से डिसाइड हो जाएगी। पहली बात बिजनेस, बिजनेस में आप कौन कौन चीज पे जा सकते हो, जैसे फिशिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की बात करें, माइनिंग हुआ, प्रोडक्शन सेलिंग या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हुआ, बैंकिंग हुआ, ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बिजनेस के कॉन्सेप्ट पे चल सकता है। प्रोफेशन किसको बोलते हैं? भैया हम अगर मान लीजिए कॉमर्स अगर लिए हैं तो मुझे जो है ना सीए कर लेने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना है, कंपनी सेक्रेटरी में चले जाने हैं, एमबीए कर लेने हैं, है कि नहीं, या बैंकिंग सेक्टर में चले जाने हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशंस जैसे मेडिकल्स हो गया, लीगल लॉयर्स हो गया, अकाउंटेंसी मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। अगर हम लोग एक पढ़ाई करते हैं तो कॉमर्स को अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो इस फील्ड में जा सकते हैं। ये अपना ये आपको एक प्रोफेशन बना सकता है। वही एम्प्लॉयमेंट, हम कुछ बने नहीं, सिंपल से ग्रेजुएट हो गए हैं, जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर हम क्या कर रहे हैं, एक नौकरी कर रहे हैं, वर्कर, एम्प्लॉय या सेल्समैन के लिए, है कि नहीं। ये तीन है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। ये जो तीनों की जो बातें कर रहे हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मतलब ये तीनों का काम क्या है, अल्टीमेट क्या है, पैसा कमाना है, अर्निंग मनी। और अर्निंग मनी बिजनेस में बहुत ज्यादा है, पैसा आपको बिजनेस में कम नहीं है, बिजनेस चलाने के लिए आना चाहिए पैसा बहुत ज्यादा है। प्रोफेशंस में उससे थोड़ा कम है, और बाकी तो एम्प्लॉयमेंट में तो कम तो है ही है कि नहीं। तो चॉइस इज योर, जो आपको किस फील्ड में जाने हैं। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तीनों फील्ड से पैसा मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि अर्निंग की बातें चलता है। अभी बिजनेस क्या है थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। बोला गया यहाँ पे बिजनेस के लिए रेफर्स टू द परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वही बात भैया, हमको अर्निंग प्रॉफिट, बिजनेस, बिजनेस का मतलब सर्विस और गुड्स, कोई प्रोडक्ट दिए, ठीक है ना, तो उससे हम क्या किए, अर्न प्रॉफिट, ठीक है। प्रोफेशंस में अगर बात करें, अगर आपके पास इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज व्हिच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, स्किल्स एंड द ऑक्यूपेशंस। बात तो सही है, अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है कि नहीं, तो आप प्रोफेशंस में जा सकते हो। मान लीजिए टीचिंग भी एक प्रोफेशंस होते हैं, डॉक्टर भी एक प्रोफेशंस होते हैं, है कि नहीं। चाहे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, जो कॉमर्स लेके बच्चे पढ़ते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंट की बात करें, या कंपनी सेक्रेटरी की बातें करें, या सीएमए की बातें करें, ये सब जो अगर बातें होते हैं, या एमबीए, बीबीए, ये सब जितने भी, ये सब एक प्रोफेशन के हिसाब से आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना, अगर आपके पास अच्छा स्किल अगर है तो, है ना। किसी का डांसिंग होता है प्रोफेशन, किसी को सिंगिंग होता है, तो ये उनका प्रोफेशन हो जाता है स्किल के बेस पे। एम्प्लॉयमेंट की अगर बातें करें, से रेफर्स टू द ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। अपने लिए काम नहीं करना, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, मैं दूसरे के लिए काम करूंगा, और ये सबसे घटियापन होता है। ये जो सोच वाले होते हैं ना, हाँ भैया हम थोड़ा ये सब पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, सिंपल सा ग्रेजुएट हो जाएगा, ये हो जाएगा, और मुझे एक अच्छे से नौकरी मिलेगा, और हम जो है ना काम करना शुरू कर देंगे दूसरी जगह पे। या बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखते हैं सोच, जो किसी तरीके से 10, 15, 20 हजार रुपये की नौकरी मिल जाए और वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये सबसे बेहुदा, एकदम से घटियापन वाला जो है सोच होता है।
तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम दूसरे के लिए काम करने के लिए थोड़ी बने हैं। मेरे अंदर काम करे, बिजनेस यही सिखाता है, कॉमर्स यही सिखाता है। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम अगर चुना है तो कॉमर्स में आने का मतलब यही है कि मैं दूसरे लोगों को अपने अंडर में कैसे काम करवाऊं, ये सोच आपको जो है ना काम करना होगा। तभी जो है ना आपको सही तरीके से ये पढ़ाई का वैल्यू समझ में आएगा, मतलब खासकर कॉमर्स में आने का मतलब। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो ये समझ में आ गया, ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन मतलब वही सैलरी, जितना हमने सर्विस दिया उतना हमने पैसा लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। जो कि आपको किसी का नौकर नहीं बनना है, आपको किसी को नौकरी पे रखना है। हाँ, आप जिसको नौकरी पे रख रहे हैं मतलब उसको भी नौकर बना के नहीं रखना है, एज ए मालिक जिसको हम बोलते हैं ऑनरशिप जैसे उसको ट्रीटमेंट बिहेवियर होना चाहिए, ताकि उसको ऐसा लगे जब भैया हम भी जिनके यहाँ पे काम कर रहे हैं वो एक तरीके से मालिक जैसे ट्रीटमेंट मुझे मिलता है। बात समझ में आ रहा है? देखो आप, तो बिजनेस से स्टार्ट करने के लिए बोला गया स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटी नीडेड। तो बिजनेस से स्टार्ट करने के लिए आपको जो भी लीगल फॉर्मेलिटी होते हैं बिजनेस में, पहली बात आपको बिजनेस किस तरीके का चाहिए, तो पहले तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे स्कूल्स के लिए बिजनेस बनाने हैं, कोचिंग के लिए स्कूल्स तैयार करने हैं, या खुद का फैक्ट्री इंडस्ट्री डालने हैं। तो डिपेंड्स होता है आपको किस फील्ड में बिजनेस करने है ना। अब उसके लिए आपको जो भी लीगल फॉर्मेलिटी होते हैं वो पूरा करना पड़ता है। प्रोफेशंस के लिए अगर बातें करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोफेशंस में जाने के लिए आपके पास वो सर्टिफिकेशंस, डिग्री या प्रैक्टिस जो है, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की बातें करें है ना, या आप डॉक्टरी की बातें करें, तो भाई आपके पास वो सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, तभी तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। आपके पास प्रैक्टिस जो की हो, नॉलेज जो गेन की हो, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए बातें करें, स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब आपने डिग्री आपके पास है, सीधा आपने कहीं पे वैकेंसी खाली हुआ, आपने सीधा भरा और अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, आपने नौकरी करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क की अगर बातें करें बिजनेस के लिए, तो प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी पब्लिक। तो हम दो ही चीज है ना बिजनेस में जा सकते हैं, एक गुड्स के लिए और दूसरा सर्विसेज के लिए। लेकिन प्रोफेशंस की बात करिए, पर्सनलाइज्ड होते हैं, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट या नेचर। मतलब यही हुआ जो मुझे, जैसे मैं एक टीचर, तो मैं अगर एक टीचर हूं तो मतलब यही हुआ जब मेरे लिए सर्विस एक्सपर्ट होना जरूरी है। अगर हम कॉमर्स वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम कॉमर्स के लिए सर्विस दे रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और वही अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी की नौकरी पर अगर जाओगे भैया, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और ये आपके पास जो भी स्किल बेस है, जो भी आप काम करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपका काम शुरू हो जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन प्रोफेशंस में आप चलो बिजनेस नहीं कर सकते तो लेकिन प्रोफेशंस तो बना सकते हो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, कंपनी सेक्रेटरी कर लो, या जो भी आपको मैनेजमेंट वाले कोर्सेज हैं वो कर लो, और प्रोफेशंस अपने आप को क्रिएट कर लो, ताकि वो एक बिजनेस की तरह ही मान लो। जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, मुझे इसको बिजनेस की तरह अगर हम सोच के चले कि आजकल बहुत सारे से टीचर बिजनेस ही बना के चला रहे हैं। मतलब यही हुआ जो हम इसको बिजनेस मॉडल तैयार कर सकते हैं। प्रोफेशंस क्या है? टीचिंग का, लेकिन प्रोफेशंस एक बिजनेस बन सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपको बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है, प्रोफेशन तो समझ में आ जाएगा ना भैया। आप जिस फील्ड का काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, उसमें अगर अच्छे तरीके से आपके पास अगर नॉलेज आ जाए, समझ अगर आ जाए, तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब डॉक्टरी की अगर बात करें, वो सीख लिया, डिग्री आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, अब वो दूसरे के क्लिनिक पे अगर मान लीजिए वो डॉक्टरी अगर कर रहे हैं तो ठीक नहीं, अपना खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं, या घर पे बैठ के हम इलाज करवा रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। इलाज कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, ये भी एक तरीका सही है। सबका अपना अपना सोच होता है, लेकिन ये बात आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। अब लगे क्वालिफिकेशंस, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। तब भाई कॉमर्स लेके पढ़ाई लिखाई मत करो। हाँ, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा ना। अब एक्सपर्ट, आप बिजनेस करने के लिए अच्छे तरीके से बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए एक्सपर्ट बनना है, तो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई जरूरत। बाकी बात, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिसमें कोई भी पढ़ाई लिखाई की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप चाय बेचना है, आप चाय बेचने के लिए क्या पढ़ाई लिखाई की जरूरत है? नहीं है। बिजनेस तो बन रहा है ना। समोसा बनाने हैं तो क्या उसमें हमको सर्टिफिकेट की जरूरत है? नहीं है, फिर भी बिजनेस बनता है। तो यहाँ पे यही है जो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी इन बिजनेस। ओके, एंड प्रोफेशनल से बात करें, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होंगे। अगर प्रोफेशंस में जाते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। मतलब हम जिसके बिजनेस में, मतलब जिस कंपनी में हम काम करने के लिए जा रहे हैं, हम इसका बात कर रहे हैं, ठीक है ना,
जो एम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे हैं। अब जिस भी कंपनी में जाकर हम काम करेंगे तो उस कंपनी का जो भी रिक्वायरमेंट होगा क्वालिफिकेशंस का, भाई उधर से अगर नहीं मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके पास है ना, बैचलर डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा वही ठीक है ना होना चाहिए, आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उधर से जो रिक्वायरमेंट होगा तभी हम एम्प्लॉयमेंट में नौकरी में जा सकते हैं। इसमें तो आपके पास नॉलेज होना ही चाहिए और साथ में आपके पास सर्टिफिकेशंस क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, जो अगर हम बिजनेस अगर शुरू करते हैं तो इसके लिए कितना मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ता है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ बिजनेस नेचर, है कि नहीं। लेकिन प्रोफेशंस की बात करें इसमें लिमिटेड कैपिटल फॉर एस्टेब्लिश्ड। आप मुझे ट्यूशन चलाने के लिए क्या चाहिए, प्रोफेशंस मुझे आना है लेकिन क्या चाहिए, ठीक है बेंच चाहिए, बोर्ड चाहिए, पंखा चाहिए, सब चीज चाहिए, बेसिक चीज चाहिए, मतलब उतना खर्चा नहीं है कि नहीं, लेकिन बिजनेस में तो चाहिए। वही अगर बात करें अगर हम दूसरे के यहाँ पर अगर नौकरी करेंगे, क्या मुझे पैसा की जरूरत होगा, बिल्कुल नहीं। सिर्फ डिग्री लेके गए, देखो भैया हम ये सब पढ़ाई किए, हम इस काम में एक्सपर्ट है, मुझे रख लो, मतलब उसमें कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है ना। फिर वही अगर बात करें रिवॉर्ड या रिटर्न के हिसाब से, इसमें प्रॉफिट होता है। अब ये प्रोफेशनल फीस है, मतलब मान लीजिए जो डॉक्टर होते हैं उसका अपना एक प्रोफेशनल फीस होते हैं, जो टीचर्स होते हैं उनका एक प्रोफेशनल फीस होते हैं, तो फीस के हिसाब से उनको जो है ना अर्निंग होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, हम दूसरे के यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उधर से फिक्स किया जाएगा भैया आपका सैलरी इतना है, आपका वेजेज इतना है कि नहीं, तो वहां पे सैलरी और वेजेज के हिसाब से काम मिलेगा। बात को समझते जाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब अगर रिस्क की अगर बातें करें बिजनेस के हिसाब से, तो बिजनेस में भैया हाई रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर एक बार अगर बिजनेस अगर बन गया ना तो सारे रिस्क, रिस्क तो कभी वैसे खत्म नहीं होने वाला बिजनेस में, लेकिन ध्यान रखना इसमें हाई रिस्क होता है, इसमें लो रिस्क होता है। बोलेंगे सर प्रोफेशंस में कैसे रिस्क है, भाई अगर मान लो आप डॉक्टरी कर रहे हो, गलत सलत तरीके से अगर दवाई दे दिया, मेडिकल्स में ऐसा कुछ अगर हो गया, या टीचिंग फील्ड में अगर मान लीजिए अगर मैं ही हूं, अगर उल्टा सीधा अगर मान लीजिए अगर हम पढ़ा दिए या कुछ अगर ऐसा हुआ, तो रिस्क तो है ना, बिल्कुल है ना। लेकिन इसमें कोई रिस्क नहीं है, किसमें, नौकरी में। आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज के बेसिस पे आप दूसरे के यहाँ पे काम कर रहे हो, पैसा मिल रहा है, काम कर रहे हो, पैसा मिल रहा है। जो बिजनेस चला रहे हैं, जिनके यहाँ काम कर रहे हैं, उसका रिस्क ज्यादा है कि नहीं। आप कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बात करें, नो कोड ऑफ कंडक्ट, इसके लिए कोई ज्यादा जो है कोड ऑफ कंडक्ट की बातें नहीं करेंगे। प्रोफेशनल में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, सीए की, मेडिकल्स की, सीएस की, ये कोड ऑफ कंडक्ट हुआ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई टैग पॉइंट नहीं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, बिजनेस करते जाओ। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट आर द अलाउड, मतलब यहाँ पे जब नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से यहाँ पे ये बोला जाएगा जब भैया ये एग्रीमेंट में, ये कॉन्ट्रैक्ट में आपका साइन हुआ है, ये टर्म एंड कंडीशंस है, इसी पे आपको काम करने हैं, ठीक है। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं, और प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होते ही होते हैं, क्योंकि इस कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से ही हम कह सकते हैं वो सीए हैं, ये डॉक्टर हैं, ये सब चीज कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से अपना अपना एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अब अगली बात आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस बोला गया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मींस द पर्पस व्हिच बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड एंड कैरिड ऑन, प्रॉपर सिलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। देखिए ऑब्जेक्टिव तो यही है ना, अगर हम सही तरीके से बिजनेस को चलाएं ताकि बिजनेस क्या हो सके, सक्सेस हो सके, उससे हमको मुझे सफलता मिल सके, ठीक है ना। द बिजनेसमैन always have multiple objectives, all objectives may have classified into two broad category, these are economic activity या ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हमेशा ध्यान रखना बिजनेस का दो मेन पर्पस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, और दूसरा अगर बात करें सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मतलब ये जो मेन जो होता है बिजनेस के लिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में, भैया हमको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है ना। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में अगर बातें करें तो क्या बोला जाएगा, मुझे पैसा कमाना है, तो यहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट, मार्केट को बनाना है, कुछ नयापन करना है, इनोवेशंस करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज किसको बोल सकते हैं, जो हमारे नीड को सेटिस्फाइड तो करेगा, तो ऑप्टिमम जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अगर क्लासेज अगर ले रहे हैं तो मेरे पास जितने भी बेंच है, बोर्ड है, सारी चीजें, उसका ज्यादा से ज्यादा हम यूज करके ज्यादा से ज्यादा बच्चे को पढ़ाएं, है कि नहीं, हम इसको कह सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन
ठीक है, रिसोर्सेज का, और इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, और अच्छे तरीके से हम अगर कहीं पढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, हम अच्छे तरीके जब तक बच्चों को अगर नहीं पढ़ाएंगे, जो आउटकम है सही तरीके से अगर नहीं आ पाएगा, पढ़ाए, इनपुट दिए, लेकिन आउटपुट आना चाहिए, मेन तो आउटपुट आना चाहिए, है कि नहीं, इनपुट आप क्या दे रहे हो, उसके कंसर्न में आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये ध्यान रखना पड़ता है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मतलब हम यहाँ पे ये सारे काम अगर करेंगे तो अर्निंग प्रॉफिट होगा। लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो अगर आप मान लो अगर पढ़ा ही रहे हो या आप कुछ भी बिजनेस अगर कर रहे हो, मान के चलो आप दुकान ही कर रहे हो, तो आपका जो कस्टमर है कहाँ से आएगा, पब्लिक से आएगा, है कि नहीं। अब पब्लिक मतलब यहाँ पे सोशल सर्विस किस तरीके से होना चाहिए, मतलब यही हुआ जो क्वालिफाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस, मतलब पब्लिक को आप सही तरीके से सही प्राइस पे आप सामान बेचो। सबसे पहली बात ये भी ऑब्जेक्टिव्स होता है, कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस है, आप उसमें बोलेगा नहीं हमको जितना मन होगा उतना पैसा हम कस्टमर से ले सकते थे, कस्टमर कहाँ से आएगा, समाज से ही आएगा, पब्लिक से ही आएगा, है कि नहीं। तो उसको सही तरीके से आपको क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देना पड़ेगा और फेयर प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर, अगर बातें किया जाए यहाँ पे अनफेयर फ्रॉड्स या प्रैक्टिसेस, किसी भी तरीके से घटियापन जो है ना सामान, ये सब बिल्कुल मार्केट में नहीं चलेगा, समाज में नहीं चलेगा। हमेशा कैसा रहना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट या सर्विसेज होना चाहिए। जनरेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब ये भी होना चाहिए जो भैया अगर हम बिजनेस अगर कर रहे हैं या ऐसा कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो पब्लिक में से उसको एम्प्लॉयमेंट रोजगार भी मिलना चाहिए। एम्प्लॉय वेलफेयर, जो एम्प्लॉय के लिए जो लोग होते हैं उनके लिए कल्याणकारी भी काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को अगर ऐसा कोई बीमारी है, रोग है, ठीक है, या हम कह सकते हैं किसी के घर में शादी नहीं हो रहा है या उसको बहुत ऐसे प्रॉब्लम है, तो उसको एक तरीके से कल्याणकारी वाला काम कर देना चाहिए, हेल्प कर देना चाहिए। कम्युनिटी सर्विस जो होता है उसको जो है ना प्रोवाइड कर देना चाहिए, है कि नहीं है। तो ये सब जो है ना एक होना बहुत जरूरी है, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं। इकोनॉमिक इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयरफॉर इट पर्पस इज टू इकोनॉमिक रिजल्ट, द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर फॉलो। तो पहली बात ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए। मोटिव क्या है बिजनेस का, तो अर्निंग प्रॉफिट। मार्केट एक्सटेंडिंग क्रिएशन ऑफ कस्टमर, मतलब बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ओनली इफ एबल टू कैप्चर एंड बिग शेयर इन द मार्केट एंड हैज मार्केट एक्सटेंडिंग। It is possible only when business provides goods and services to satisfy the needs and wants of customers. Therefore, creations and satisfaction of customer, जिसको हम लोग मार्केट, अच्छा मार्केट किसको कह सकते हैं, जहां पे बायर और सेलर एग्जिस्ट अगर करा तो उसको आप क्या कहते हो, मार्केट। अब बिजनेस में मार्केट में कस्टमर को बनाने पड़ते हैं, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, है कि नहीं। इनोवेशंस, मतलब अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, है ना, तो आपको एक इनोवेटिव वाले पर्सन होना बहुत ही जरूरी है ताकि आप सही तरीके से पब्लिक के मतलब लोगों का जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो इनोवेशंस मींस मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एडिंग अ न्यू फीचर्स ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट। जो भी ओल्ड प्रोडक्ट चल रहा है उसके लिए आप कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किए, बनाए, इनोवेटिव लगाए। मैंने स्टार्टिंग में बताया जो लोगों का जो प्रॉब्लम है, अगर आप वहां पे अगर प्रॉब्लम का आप सॉल्व कर देते हो तो वो आपके लिए बिजनेस बन जाता है कि नहीं। सो मेकिंग इट मोर यूजफुल, इंप्रूविंग द मेथड ऑफ production, distribution, exploring new market, etc. So in these days of competitions of business can be successful only when it creates a new design, better machine, improve techniques, new variety, etc. ये सब होना एक बिजनेस के लिए टेक्निकल चीज होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बस ट्रेडिशनल जो बिजनेस चल रहा है उसी को चला रहे हैं, अब पता चला सडनली कुछ चेंजेज हो गया, अब उसका दुकान बिजनेस ठप पड़ गया, बाकी बात जो नया चीज किया वो चल गया, है कि नहीं। ऐसे होते हैं मार्केट में, एक से एक ऐसे चीजें हो चुका है जो एक ही ट्रेडिशंस पे चलाते चला गया, पता चला कुछ जो है पॉलिटिकल चीजें चेंज हो गया, ठीक है ना, कुछ पॉलिसी चेंज हो गया तो गया आपका खराब हो गया, वो बकवास हो गया, आपका बिजनेस वहीं पे रुक गया। इसीलिए हमेशा इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ नयापन आपके बिजनेस में हमेशा ऐड करते रहना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो तो मैंने आपको बता दिया, जो बेस्ट यूजफुल जो जितने भी होगा मटेरियल, मनी, मशीन, एम्प्लॉयड, बिजनेस, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट
बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी मतलब आपके प्रोडक्ट में, सर्विस में हमेशा इंप्रूव करते रहना चाहिए। कुछ नयापन, जैसे मैंने बात बोला ना, उसी तरीके से हमेशा कुछ न कुछ इंप्रूव करते रहना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये तो मैंने बता दिया। बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट of society. It makes use of resources of society. It earns profit by selling its product or services to members of society. So it become obligatory on the part of the businessman to do something for the society. बात तो सही है भैया, हम बिजनेस अगर बना रहे हैं तो बिजनेस के लिए मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छे से गुड्स एंड सर्विसेज को देना जरूरी है, तभी हम कोई भी प्रोडक्ट को बेचेंगे या उसको सर्विसेज देंगे। बोला कि क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज देना फेयर प्राइस पे सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए मेन मुख्य उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे हमेशा ध्यान ये रखना होता है, ये अगर पीओ की बातें करें, आईएसआई मार्क की बातें करें, होलो मार्क्स के देखें, ये सब जो है कंज्यूमर्स को हमेशा देख के ही परचेज करना चाहिए। मतलब ये सोशल्स के लिए, ठीक है ना, सोसाइटी के लिए हैं, जो अच्छे तरीके से होलो मार्क ऑन ज्वेलरी के हिसाब से, फूड प्रोडक्ट पे, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उस पर आईएसआई मार्क्स होते हैं, ये सब देख के ही प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। ये सोशल जो है ना, कम्युनिटी वाले लोग के लिए खासकर ध्यान में रखना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, है ना, जो फ्रॉडगिरी वाला अगर बातें करें, ऐसा बिजनेस में नहीं चलेगा। सो एंटी सोशल प्रैक्टिसेज इंक्लूड्स होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड ऑल्टरेशंस, मतलब नाम चेंज करके प्रोडक्ट को बेचना, ये सबसे बड़ा धोखाधड़ी होता है, वो नहीं करना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, होर्डिंग पे कुछ और एडवर्टाइजमेंट लगाए और जब प्रोडक्ट लेने के लिए गए तो कुछ और ही निकला, तो ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये सब चीज को अवॉइड करना चाहिए, है कि नहीं। बिजनेस वाले को, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खासकर नहीं करने चाहिए कि हम बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉल्स क्लेम एडवर्टाइजमेंट टू मिसलीड एंड एक्सप्लॉइट बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सो बिजनेस शुड नॉट इंक्लज इन सच प्रैक्टिसेस। बात समझ आ रहा है। अब ये भी बात तो पहले ही बता चुके हैं, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सो नाउ डेज एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो मिलता है सोसाइटी में। सो बिजनेस अगर करते हो, सो बिजनेस शुड बी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री, है ना। ज्यादा ज्यादा हम लोग उसको बिजनेस क्या बोलते हैं, नौकरी दे सके, रोजगार दे सके। हैंडीकैप्ड हो या कोई भी हैंडीकैप्ड एंड डिजेबल पीपल शुड बी गिवन एक्स्ट्रा केयर होना चाहिए उसके लिए। एम्प्लॉय वेलफेयर होना चाहिए। एम्प्लॉय आर द वैल्यूएबल एसेट एंड दे आर मेक significant contribution towards the successful of business. So another social objective business there is ensure welfare of employee by providing good working condition, fair wages मिलना चाहिए उसको, सही तरीके से वेजेज, या हम रेमुनरेशन से बोल सकते हैं, ठीक है ना, फैसिलिटी, हाउसिंग, मेडिकल्स, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, जो भी हो सके उसको एम्प्लॉय को देना चाहिए। अच्छा, एम्प्लॉय अगर खुश रहेगा ना, आपका बिजनेस चलेगा। अगर एम्प्लॉय अगर आपका दुख रहा है ना, तो बिजनेस नहीं चलता है ना। ये सब आप पहले से जानते हो, चूंकि आप 11th क्लास के आप पहली बार बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। ये सब आपको दिमाग में रहना चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए सब बात का होना बहुत जरूरी है। कम्युनिटी सर्विस की अगर बात करें, बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इज एस्टेब्लिश एंड ऑपरेटेड। लाइब्रेरी बना देना चाहिए, डिस्पेंसरी दुकान खोल देना चाहिए, मेडिकल्स का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना देना चाहिए, लाइब्रेरी तो मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। सर्टेन कंट्रीब्यूशन विच आर बिजनेस कैन मेक एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी पे, ठीक है ना, एक गांव देहात, इस तरीके से कम्युनिटी की बातें करते हैं। वहां पे जाके मेडिकल का दुकान खोल दिए, मेडिकल बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, है ना, लाइब्रेरी बना दिए, कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए इंस्टीट्यूशन बना दिए। ये सब एक बड़े बड़े बिजनेस लोगों का सोच रहा है, उससे कमाई होता है, इसी बात नहीं, उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ जितना आपका वहां पे सर्वाइव कर सके ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला बोला गया है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में अगर बात कहा जाए तो प्रॉफिट का सबसे अहम रोल होता है, ठीक है। पहली बात बोला गया, बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस कैन बी ब्रॉट आउट बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। फर्स्ट, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। भैया जब तक प्रॉफिट होगा तभी तक तब सर्वाइव कर सकते हैं बिजनेस में, है कि नहीं। सो प्रॉफिट अलोंग हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग period. So in the absence of profit, the establishment of particular business loses its justifications. Second things, for growth and expansion. भैया प्रॉफिट
चाहिए, साथ ही साथ हमको बिजनेस को एक्सपेंशन भी करना है, ग्रोथ भी करना है, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, बढ़ाना भी चाहिए, है ना। सो ऑल बिजनेसमैन वांट टू देयर बिजनेस टू एक्सपैंड एंड ग्रो। सारे लोग तो ऐसे ही सोचते हैं, जितने भी बिजनेस पर्संस होते हैं क्या सोचते हैं कि मेरा बिजनेस थोड़ा सा बढ़े, डेवलप हो, प्रॉफिट हो, है ना। सो डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एडिशनल कैपिटल इज नीडेड। अब ज्यादा अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको एडिशनल पूंजी, एडिशनल कैपिटल लगाना पड़ेगा। और रिटेन अर्निंग इज ए वेरी गुड सोर्सेज ऑफ कैपिटल, मतलब आप पैसा कमाते जाओ, बिजनेस से प्रॉफिट लाते जाओ और सीधा सीधा क्या करो, उसको और उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाओ, जिसको बोलते हैं हम लोग रिटेन अर्निंग। पैसा जो कमाए उसको दोबारा बिजनेस में लगा दिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, तो जो पहले से आपका एफिशिएंसी है, अगर बातें करें एकदम से कैपेसिटी है, उससे थोड़ा सा एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन लेवल का, सर्विस लेवल का, जिससे और भी प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट इज द पावर ऑफ विच मोटिवेट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको जब प्रॉफिट होगा तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, है ना। जब मोटिवेशन मिलेगा तो मोटिवेशन द पार्टीज, ऑनर्स एंड वर्कर दोनों को मिलता है। ऑनर को तो मिलता ही मिलता है, वर्कर को मिलता है, भैया हमने इतना काम किया है, अब जो है ना बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सो workers to do their best as they are know that in case of good profit they will get good compensation for their efforts to finally help in increasing the efficiency of business। तो जैसे जैसे ग्रोथ होगा इसका मतलब एफिशिएंसी उसका बिजनेस का बढ़ेगा। अगली बात, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशंस, for gaining prestige in the society, business had satisfied all the parties concerned. It has to supply good quality of product service at the reasonable price to customer। बात तो सही है भैया, जब तक है ना बिल्ड, देखो बिजनेस का जो है ना बिल्डअप करने के लिए एक तरीके से आपको कस्टमर को जो है ना जो रीजनेबल प्राइस है, जो एडुकेट अगर रेम्यूनरेशंस है एम्प्लॉयज को देने के लिए, जो पे सेटिस्फैक्शन है, डिविडेंड्स है, वो आपका सब कुछ अगर सही रहा तो आपको रिकॉग्नाइज करेगा बिजनेस का, हाँ भैया ये बिजनेस सही है, इस बिजनेस में जाना चाहिए, इस कंपनी में जाना चाहिए। तो ये रिकॉग्निशन है ना तभी हो सकता है जब आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज, रेम्यूनरेशंस देने के लिए ये सबको आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज एक इंडस्ट्री होते हैं, दूसरा कॉमर्स होते हैं। सो इंडस्ट्री की अगर बातें करें तो अभी मैंने बताया था आपको तीन तरीके से हम लोग इंडस्ट्री की बातें करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी। तो प्राइमरी में क्या आ जाता है भैया, तो आ जाता है आपका जितने भी आपको एक्सट्रैक्टिव जो जनरल अगर बातें करें नेचर से होते हैं, ठीक है ना, जनरिक कम्युनिकेशंस। फिर सेकेंडरी अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन से हो गया, टर्शियरी में जितना भी सर्विसेज है उसमें आ जाएगा। फिर कॉमर्स की बात करें, डील्स विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स में क्या होता है भैया, जो व्यापारिक चीज की बातें कर रहे हैं, बोला कि ट्रेड होगा, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं जो भी एक्सटर्नल ट्रेड कर सकते हैं, इंटरनल ट्रेड होता है, एक्सटर्नल ट्रेड होता है। अब वही अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड हुआ, ब्रेकिंग एंड फाइनेंस हुआ, इंश्योरेंस हुआ, वेयर हाउसिंग हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, ये सब ऐड की वजह से भी आते हैं, तो ये भी ट्रेड ही होता है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। बोला कि प्राइमरी इंडस्ट्री किसको बोल सकते हैं, द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज। वो तो बात होगा मैंने पहले बता दिया, जो नेचुरल रिसोर्सेज से आपको जो भी बिजनेस बनता है वो आपका आ जाएगा प्राइमरी इंडस्ट्री में। जिससे अगर बात करें एक्सट्रैक्टिव, जो इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ। जो भी चीज अगर हम अर्थ से नेचुरली चीज अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, जैसे क्या निकाल सकते हैं, कोयला हो गया, कोल, आयरन, गैस एक्सेट्रा, है ना। फार्मिंग की हिसाब से बात कर सकते हैं, माइनिंग हुआ, लैम्बेरिंग हुआ, हंटिंग हुआ, फिशिंग हुआ, कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री। ये सब जितने भी हैं सब हम लोग अर्थ के नीचे से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल के फिर उसको मॉडिफिकेशंस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दोबारा फिनिशिंग प्रोडक्ट में लेके जाते हैं, फिर उसको बेचते हैं, है ना। जेनेटिक्स भी बात कर सकते हैं, तो बोला कि यहाँ पे इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड एनिमल्स हुआ, ठीक है ना। एंड अगर कहा जाए वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल, दैट पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग होगा, फिशिंग हैचरी हुआ, कैटल ब्रीडिंग हुआ, ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री होता है जो आप बिजनेस यहाँ पे भी बना सकते हो। सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करें जहां पे आता है बच्चों हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग। सो अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्डली थिंग्स। जैसे अगर हम बात करें गेहूं,
व्हीट की बात करें तो गेहूं से ब्रेड बनाएंगे, उससे पहले आटा बनाना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है ना, उसको मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है। तो प्राइमरी से जो प्रोडक्ट हमने रॉ मटेरियल लिया, कच्चा सामान लिया, उस कच्चा सामान को हमने फिर से मॉडिफाई किया, जैसे मॉडिफाई किया तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, जहां पे एक नया और फिनिश प्रोडक्ट जो है ना बनने को तैयार होता है। बात समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो बातें, एक है मैन्युफैक्चरिंग, दीज आर इंडस्ट्री कन्वर्ट इनटू रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जो हमेशा रॉ मटेरियल को, जो कच्चा सामान है, उस कच्चा सामान को जो है ना एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट में या फिनिश प्रोडक्ट में हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, फिर उसको बेच देते हैं। जैसे पहली अगर बातें करें, जो एनालिटिक्स, डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ द वन मटेरियल, से पेट्रोल, डीजल या गैस लाइन आउट ऑफ द क्रूड ऑयल, है ना, कच्चा तेल से ये सब हम लोग बना सकते हैं। ये होता है एक एनालिटिकल चीजें, ठीक है ना। अब प्रोसेसिंग की अगर बातें करें तो इसी क्रूड ऑयल को जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो प्रोसेस करते समय उसके लिए साथ साथ में और भी ऐसे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट निकल के आ जाते हैं। So those industry when useful things are manufactured by making the raw material to pass through different productions process, that is steel from iron ore and sugar and paper industry, ये सब चीज से बन सकता है, सुगर एंड पेपर इंडस्ट्री प्रोसेसिंग के दौरान होता है। सिंथेटिक की बात करें, मेनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट, दैट पेंट्स, कॉस्मेटिक, सीमेंट, ये सब सिंथेटिक होता है। आर्टिफिशियल जिसको बोल सकते हैं, है ना। असेंबलिंग, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको असेंबल करके हम लोग मार्केट में बेचते हैं, चाहे हम लोग लैपटॉप की बात करें या कंप्यूटर की बातें करें, है ना, कंप्यूटर्स, वॉचेस, कार, टेलीविजन, इस सबको असेंबल करके फिर हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री दैट आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड्स, ये सब बनाते हैं, इसके लिए भी हम लोग कहे तो बिजनेस बनाते हैं। अब आते बच्चा कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, जो कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न विद ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, या हम कह सकते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर, जो बनाया, बनने के बाद जो तैयार हुआ उसको हमने कंज्यूमर्स तक पहुंचा दिया, यही तो कॉमर्स होता है ना। सो इट एम्बेरेसेस ऑल दो एक्टिविटीज व्हिच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द फंक्शन ऑफ कॉमर्स आर एज फॉलो दिया गया है, जैसे आप इंड्योरेंस ऑफ पर्सन, इंड्योरेंस ऑफ प्लेस, इंड्योरेंस ऑफ टाइम, इंड्योरेंस ऑफ रिस्क, इंड्योरेंस ऑफ फाइनेंस, इंड्योरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू। आप इसके अगर बात करें, इंड्योरेंस ऑफ पर्सन थ्रू ट्रेड कर सकता है, थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, इंड्योरेंस ऑफ टाइम थ्रू वेयर हाउसिंग के हिसाब से, इंश्योरेंस हुआ, बैंकिंग हुआ, इस सब एक तरीके से कॉमर्स वाले चीज में आ सकता है ना। तो बोला यहाँ पे कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ट्रेड, पहला ट्रेड, कॉमर्स में दो तरीके से एक्टिविटीज तो है, लेकिन पहला क्या बोला गया यहाँ पे, ट्रेड। तो ट्रेड की बात करें, बोला गया रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड का मतलब व्यापार करना, तो जहां पे हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और उसके हिसाब से जो मुझे प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है ना। इन क्लासिफाइड टू कैटेगरी रखा है यहाँ पे। इंटरनल ट्रेड होता है जो टेक्स प्लेस विद इन द कंट्री। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जब कंट्री के अंदर, अपने ही देश के अंदर, अपने ही जिला के अंदर, अपने ही राज्य के अंदर अगर हम कोई परचेज सेल कर रहे हैं तो वो माना जाता है इंटरनल ट्रेड, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख लो, होलसेलर की बात करें तो होलसेल ट्रेड क्या होता है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद प्रोडक्ट को रखा जाता है। सो रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत मात्रा में जब रखा जाता है होलसेल ट्रेड के लिए। सो होलसेलर्स बायर्स गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम टू अदर डीलर्स। ही सर्व्स एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। रिटेल ट्रेड का मतलब यही है, खुदरा विक्रेता। सो रेफर्स टू द बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली सम क्वांटिटी एंड सेलिंग देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब यही होता है बच्चा, जो बाहर से, है ना, जो ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्री, एक देश से दूसरे देश में जब हम लोग कोई बिजनेस अगर करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें क्या है, जैसे इंपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट का मतलब हुआ कोई सामान हम दूसरे कंट्री से खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं, import. It means if a goods are purchased from another country, it called import trade. Export क्या होता है, if goods are sold to the other country, it is called export trade. ठीक है। Interport क्या होता है, where goods are imported from export to the other country. जैसे अगर बात करें, that is Indian firms may import some goods from America and export the services to the Nepal, ऐसे भी करता है। Auxiliary to trade की बात करें, all those trade
एक्टिविटीज विच हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस, मतलब जो रुकावट है ना, जैसे विच आर अराइज कनेक्शंस विद द प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड कॉल एक्सिलरी टू ट्रेड. An overview of these activities is given below. Transportation and communication. The productions of goods takes place at one place, whereas these are demanded in different parts of the country. The obstacle of places, removal of the transportations, ये सब कम्युनिकेशन, अच्छा जहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो वहां पे बिजनेस भी क्या हो सकता है, अच्छे तरीके से बन सकता है. जहां पे कम्युनिकेशन ही नहीं, जहां पे अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं है तो वहां पे जो है ना बिजनेस भी नहीं होता है. तो एक तरीके से इंटरेस्ट होता है कम्युनिकेशन के लिए. बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस नीड्स द फंड्स फॉर एक्वायरिंग एसेट, परचेजिंग रॉ मटेरियल्स एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेज नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक. अगर मुझे फाइनेंस की अगर जरूरत होगा बिजनेस कराने के लिए तो कहाँ जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे, है ना. इंश्योरेंस कराना हुआ, इट प्रोवाइड्स अ कवर अगेंस्ट लॉस ऑफ गुड्स. अगर कोई बिजनेस में कोई लॉस होता है उसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा बच्चा, तो इंश्योरेंस कराना पड़ता है. वेयर हाउसिंग क्या होता है, देयर इज अ जनरली अ टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शंस एंड कंजम्पशंस. तो उसके लिए हम लोग वेयर हाउस में जाकर प्रोडक्ट को रख देते हैं, मतलब प्रोडक्शंस किए बनाए, लेकिन वो ज्यादातर अगर कहा जाए तो सप्लाई नहीं है, उतना सप्लाई नहीं है मार्केट. हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम लोग एक वेयर हाउस में रख देते हैं जहां पे टाइम गैपिंग रहता है. This problem can be solved by the storing the goods in warehouses from the time of productions till the time they are demanded by the customer. एडवर्टाइजमेंट की अगर बातें करें, एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरत है बिजनेस के लिए. सो एडवर्टाइजिंग ब्रिंग्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स. It is through advertising that the customer come to know about the new product and their utility. बात तो सही है, जब तक अगर एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं कराएंगे तब तक जो ना कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में नहीं मालूम चलेगा. उसको कैसे उपयोग करना, कैसे यूज करना है वो भी किसके थ्रू पता चलता है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में, है ना. एडवर्टाइजमेंट जब तक देंगे नहीं तब तक बिजनेस चलेगा नहीं. बिजनेस रिस्क, तो बिजनेस रिस्क तो भैया बहुत ज्यादा ही है. नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की अगर बातें करें तो बोला कि यहाँ पे रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. इसमें कोई भी है ना फिक्स नहीं है हमेशा प्रॉफिट होगा. बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, कभी भी लॉस हो सकता है, कभी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है. इसीलिए ये ध्यान रखना है. सो नो बिजनेस कैन बी अवॉइड रिस्क ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे बी वैरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. तो बिजनेस पे डिपेंड करता है किसका कितना बड़ा बिजनेस है, उसके हिसाब से उतना बड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. Degree of risk depends mainly upon the nature and size of business. So level of risk is lower for a small scale business while it is higher of large scale organizations. चौथी बात, प्रॉफिट इज द रिवॉर्डेड ऑफ रिस्क टेकिंग. तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा आपका रिस्क भी ग्रेटर होता है. काउजेज ऑफ बिजनेस एंड रिस्क की बातें करें तो नेचर ऑफ काउज का, तो ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर द नेचुरल क्लाइमेट. बात तो सही है. अब ये कहानी है जो भैया नेचुरल जो है ना रिस्क क्या है, अब भूकंप पे आ गया, भूकंप का मतलब नेचुरल अगर मान लीजिए काउजेज की बात करें जैसे फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, फैमिन आ जाना, ये सब अगर होता है तो बिजनेस पे तो नुकसान होबे करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है. ह्यूमन काउजेज भी होता है लोगों के द्वारा भी अगर कहा जाए तो यहाँ पे बोला गया ह्यूमन काउजेज इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी. अब बेईमानी अगर मन में आ जाएगा तो वहां भी बिजनेस है ना खराब ही जाएगा. एम्प्लॉय का धोखाधड़ी हो गया, स्ट्राइक्स आ गया, मैनेजमेंट का इनएफिशिएंसी रहा तो भी वहां पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. इकोनॉमिक कॉजेज की अगर बात करें दे आर रिलेटेड टू द चांस ऑफ लूज ड्यू टू द चेंज इन द मार्केट कंडीशन. अब जैसे ही अगर मार्केट का कंडीशन अगर चेंज हुआ, मार्केट का सारे चीजें, पॉलिसी, डिमांड, सर्विसेज, प्राइस, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, ये सब अगर चेंज होता है, आते रहता है तो भैया बिजनेस में लॉस होने के चांसेस है. फिजिकल कॉजेज की अगर बातें करें, मैकेनिकल डिफेक्ट्स ऑफ फेल्यूर में बी आल्सो लीड्स टू द लॉसेज दैट ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर्स मशीन्स में बी कॉज डेथ या डिस्ट्रक्शंस. तो ये भी तो होता है बिजनेस में. मान लीजिए बहुत जगह पे ऐसे होते हैं जो फिजिकली मशीन लगा हुआ है, भैया कुछ उसमें जो है अनहोनी हो गया, मशीन फेल कर गया, मशीन टूट फूट गया, ब्रस्ट कर गया, तो उसमें भी रिस्क बहुत ज्यादा है. अदर कॉजेज भी हैं, दीज इंक्लूड्स अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सचेंज ऑफ एरर्स होता है, ऐसे बिजनेस में होते रहता है ना. स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर हमेशा ध्यान रखना है. सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइड बाय द एंटरप्रेन्योर इज द लाइन बाय टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन.
बात ध्यान रखना, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हर एक चीज को अच्छे तरीके से डिसाइड कर लेना, सोच लेना, तभी बिजनेस में जाना। मतलब ये स्केल साइज ऑफ बिजनेस, आप कितना बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, ठीक है ना, लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे, इस पे थोड़ा ध्यान देना। दूसरी बात, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, किस फील्ड में, मतलब द नेक्स्ट डिसीजन मस्ट बी टेकन इज टू बी फाइनलाइज द फॉर्म ऑफ बिजनेस, दैट इज टू बी सेट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब खुद के दम पे बिजनेस करना चाहते हो या पार्टनर के साथ बिजनेस करना चाहते हो, ये सब डिसाइड अच्छे तरीके से कर लेना, अभी और भी आगे पता चलेगा। ये सब जो बातें कर रहे हैं, जब प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, ये सब आगे जो है ना आपको बिजनेस स्टडी में पूरे तरीके से बिजनेस लाइनअप में कैसे जाना है, पूरा 11th और 12th जब पढ़ लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे बिजनेस लाइन में जाना है या नहीं जाना है, या मुझे कौन सा बिजनेस करना है जिससे प्रॉफिट रिस्क ये सब आपको मैनेजमेंट करना आ जाएगा, ठीक है। लोकेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज, मतलब हम कौन से जगह पर बिजनेस करें, लोकेशन मस्ट भी अगर बात कहा जाए तो चूज जो है ना बहुत जरूरी है, कंपलसरी। तो हम बिजनेस पे कहां करें, बिजनेस मुझे कहां पे करना चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए, अगर लोकेशन अगर गलत है तो बिजनेस भी आपका सही तरीके से नहीं चलने वाला। द एंटरप्रेन्योर हैज टू डिसाइड द प्लेस वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड बिफोर द टेकिंग दिस डिसीजन। ही मस्ट फाइंड आउट द एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, पावर, लेबर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ये समझना बहुत जरूरी है ना। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी भाई बिजनेस को चलाने के लिए होता ही है। द बिजनेसमैन मस्ट बी एनालाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय माइट required to be buy fixed asset and the working capital, day to day expenses, proper financial planning must be done to determine the amount of funds needed। पांचवी बात, फिजिकल फैसिलिटी होना जरूरी है, इंक्लूड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। दिस डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द साइज, स्केल एंड ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आप तो बिजनेस अगर लार्ज बनाना है, स्मॉल बनाना है, उसी हिसाब से आपको इक्विपमेंट, बिल्डिंग चाहे आप रेंट पे लो, खुद लो, ठीक है ना, खुद का क्या बोलते हैं रूम हो या जो भी हो, वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के साइज के हिसाब से, ठीक है ना। और किस स्केल पे आप बिजनेस करना चाहते हो, B2B करना चाहते हो, B2C करना चाहते हो, स्मॉल स्केल पे करना चाहते हो, लार्ज स्केल पे करना चाहते हो, विद इन द डिस्ट्रिक्ट करना है, विद इन द स्टेट करना है, या हम दूसरे स्टेट में जा करना है, फॉरेन कंट्री में करना है, डिपेंड्स आपके, है ना। प्लांट लेआउट, तो showing this physical arrangement of machine and equipments needed to the manufacturing a product, competent and commitment workforce, ये हमेशा ध्यान रखना, अपने आप से जो एक बार कमिटमेंट करना ना, उसको हमेशा पूरा करने के लिए जिद्दी की तरह, अगर आपको बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा। किसी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे आपको अगर सफलता पानी है तो जिद्दी बन जाओ उस काम के लिए। अगर आप उस काम के लिए अगर आप जिद्दी बन जाते हो ना, तो आपको 100% कह रहे हैं सफलता मिलवे करेगा, ठीक है। टैक्स प्लानिंग, अगर आप बिजनेस अगर कर रहे हो तो उसमें टैक्स भी तो देना पड़ता है। द एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी, अगर बातें करें ये तो समझ में आएगी, कमिटमेंट या कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कम्पीट करने के लिए हमेशा तैयार है, कॉम्पिटिशंस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। Tax planning, their entrepreneur must be try to analyzing the types of taxes because there are number of tax law in the country which affect the functions of business, है ना। Setting up the enterprise, पहले एंटरप्रेन्योर बोलते हैं ना, हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके लिए आपको क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, इनोवेटिव माइंड होना चाहिए, रिस्क टेकिंग वाले होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। देखो डिसिप्लिन और मोटिवेशन से बहुत ज्यादा फर्क है, बस इतना ध्यान रखना, मोटिवेशन आए चाहे नहीं है लेकिन डिसिप्लिन हमेशा बना के रखो, आपको जो है ना हमेशा 100% अगर कहा जाए तो सफलता मिलेगा, सक्सेसफुल आप बन सकते हो, ठीक है ना। सो आफ्टर एनालाइजिंग द अबव मेंशन पॉइंट्स केयरफुली, द एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट द बिजनेस। ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं, ये जितने भी मैंने बात बताया उसको ध्यान से सुनते हुए, समझते हुए, मींस मोबिलाइज वेरियस रिसोर्सेज एंड कंप्लीटिंग लीगल फॉर्मेलिटी, तब आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, क्लासेज अगर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका वीडियो इस क्लासेज के लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 11th 12th आगे जो भी है सब आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।